नमस्कार, मैं हूं विवेक पाठक और आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता। रात के 9 बज चुके हैं। दिन भर खबरें आती जाती रहीं, बयान हुए, फैसले हुए, सियासत गरमाई और कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिनका असर सिर्फ आज की सुर्खियों तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि खबर सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, असली सवाल है कि क्यों हुआ, इसके पीछे की राजनीति क्या है और आगे इसका असर कितना बड़ा होगा। आज की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात नेपाल में मची उस तबाही की जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आखिर नेपाल में हालात इतने भयावह कैसे हुए, तबाही का पैमाना इतना बड़ा कैसे हुआ और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इसके बाद बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची एक शिकायत की, जिसने सरकारी प्रोजेक्ट्स की निगरानी और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फिर बात होगी सीएम योगी के उस फैसले पर जिसका सीधा फायदा किसानों को होने जा रहा है। आखिर सरकार के इस फैसले से किसानों को कितनी राहत मिलेगी और इसके पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है। इसके बाद बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के उस फैसले को भी समझेंगे, जिसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा का फैसला किया है। सवाल ये है कि सिर्फ सुविधा का ही मकसद है या इसके पीछे बड़ा सामाजिक और सियासी संदेश भी है। कांग्रेस में राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों पर लगातार मुखर हैं, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं की सोशल मीडिया पर खामोशी अब चर्चा में है। आखिर राहुल की आवाज़ के साथ पूरी कांग्रेस क्यों नहीं दिखाई देती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाटलैंड में अखिलेश यादव के खिलाफ लगे पोस्टरों ने भी सियासत गरमा दी है। इन पोस्टरों का संदेश क्या है और 2027 के चुनाव में इसका असर कितना पड़ सकता है, और बात उस मुद्दे की जिसने अदालत से लेकर सियासत तक बहस छेड़ दी है। हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। आखिर विवाद की असली वजह क्या है और आगे इस मुद्दे की दिशा क्या होगी। इनके अलावा देश में बढ़ते H1N1 मामलों पर भी हमारी खास नजर रहेगी। यानी आज की रात सिर्फ सुर्खियां नहीं होंगी, खबर के पीछे की पूरी कहानी होगी। फैसलों का असर होगा, सियासत के संकेत होंगे और आने वाले वक्त की तस्वीर पढ़ने की कोशिश होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, नेपाल में मची उस तबाही से जिसने पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नेपाल में आई अचानक बड़ी बाढ़ को लेकर तस्वीरें तो आज आपने देखी ही होंगी। ये तस्वीरें अब सिर्फ तबाही की तस्वीरें नहीं रह गई हैं, बल्कि अब ये सवाल बन चुकी हैं। आखिर इतना बड़ा सैलाब आया कहां से और इसका असर भारत में कितना पड़ सकता है। नेपाल के रसुआ, धांडिग और नुवाकोट में अचानक आई बाढ़ ने कई गांव और सड़कों पर हाइड्रोजन पावर परियोजना को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब तक करीब 46 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक रसुआ और आसपास के इलाकों में 384 से ज़्यादा लोग लापता हैं, जिनमें 291 विदेशी नागरिक हैं। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे अहम पहलू है बाढ़ की वजह। रसुआ में पिछले 24 घंटे में सिर्फ करीब 7 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई। यानी इतनी कम स्थानीय बारिश के बावजूद इतना बड़ा सैलाब कैसे आया। यहीं से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियर से बनी झील के अचानक फटने की आशंका सामने आई। तिब्बत के ऊपरी इलाकों में किसी ग्लेशियर झील के टूटने से पानी तेजी से नीचे आया हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में ऐसी घटना कुछ ही समय में नदी के बहाव को विनाशकारी स्तर तक पहुंचा सकती है और अब इसका असर नेपाल की सीमा से निकल के भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश तक दिखाई दे सकता है। गंडक और नारायणी नदी के कैचमेंट में जल स्तर बढ़ने के बाद बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पश्चिमी चंपारण से लेकर गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर तक प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। करीब 3 मीटर तक फ्लैश फ्लड वेव की चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी है।
बिहार में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकालने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और राहत शिविरों और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात करके केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी खतरे को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर में रोहिन, गंडक और नारायणी समेत दूसरी नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने की और जो तैयारियां हैं उसको सुनिश्चित करने की निर्देश जारी किए हैं। यानी नेपाल में शुरू हुई ये आपदा अब सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। एक तरफ पहाड़ों में ग्लेशियर, झीलों का खतरा, दूसरी तरफ तेजी से बढ़ता नदी का जलस्तर और बीच में भारत के सीमावर्ती मैदानी इलाके। भारत ने भी नेपाल के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात कर जान माल के नुकसान पर दुख जताया है और हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश की है। अब बड़ी चुनौती दो मोर्चों पर है। नेपाल में फंसे लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए और भारत में संभावित फ्लैश फ्लड को समय रहते रोकथाम के जरिए संभालना होगा, क्योंकि इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है। हिमालयी इलाकों में बदलता मौसम, ग्लेशियर, झीलें और अचानक आने वाली बाढ़ क्या आने वाले वक्त में दक्षिण एशिया के लिए बड़ा आपदा जोखिम बन रहे हैं? इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता सरताज सिद्दीकी पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। उनसे हम सीधा रुख करेंगे। सरताज, क्या स्थितियां अभी बनी हुई हैं? हालांकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां जरूर कर ली गई हैं, लेकिन नेपाल की इस त्रासदी का असर उत्तर प्रदेश और बिहार तक कब तक पहुंच सकता है? क्या स्थितियों की जानकारी निकल के सामने आई है? जी, आपको बता दें, इंडो नेपाल पीलीभीत, ये बॉर्डर नेपाल का बॉर्डर पीलीभीत पड़ता है, यानी सटा हुआ है। यहाँ पर आपको भी बता दें, उत्तर प्रदेश के कई जिला हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, जो नेपाल में एक तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पर तबाही मची है। उसको देखते हुए इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर शारदा नदी, और अगर हम बात करें नदियों की, तो यहाँ पर लगभग 1 दर्जन नदियां जो हैं वो पीलीभीत से गुजरती हैं और यहाँ कभी भी कोई बड़ी यहाँ पे तबाही हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सारे लोगों को अलर्ट किया गया है। जी सरताज, अगर बात की जाए कि जो नदियां जो बताई गई हैं, खासतौर से गोपालगंज और तमाम जो इलाके हैं, और ख़ासतौर से जो सीमावर्ती इलाके हैं भारत से और जो नेपाल के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, उन पर किस तरह की चौकसी बढ़ाई गई है? जो सावधानी है निचले इलाके हैं, वहां पर प्रशासन किस तरह से अलर्ट है? जी, आपको बता दें, पीलीभीत के डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की हमारी पीआरओ से जब बात हुई इस नेपाल में आई तबाही को लेकर, क्योंकि इंडो नेपाल और पीलीभीत एक बॉर्डर पड़ता है और बहुत करीब ही यहाँ से नेपाल पीलीभीत से माना जाता है, और ये यहाँ पर तबाही को लेकर जब उनसे पूछा गया तो ज्ञानेंद्र सिंह डीएम के अभी हमारे उनके पीआरओ से बात हुई तो उनका कहना है यहाँ पर हालांकि जो दूर है, काफी यहाँ से वो तबाही दूर है, मगर फिर भी जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं, खास तौर से शारदा नदी जो थी अभी 1 सप्ताह पहले उफान पे थी, तेजी से कटान ले रही थी, जिसको लेकर जो नदियां, उसके अलावा भी और नदियों के किनारे जो तट पे लोग रहते हैं, तो यहाँ पर डीएम के पीआरओ ने बताया है कि उन लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि पानी आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर वो लोग ऊंची वाली जगह पे पहुंच जाएं, निचली जगहों पर ना रहें, अपने मवेशी हैं, तमाम तरह के बिजली विभाग को भी अलर्ट किया गया है कि वो अलर्ट रहें, कभी पानी आने की संभावना यहाँ पर जताई जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरताज इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात सरकारी परियोजनाओं से गुणवत्ता से जुड़े उस सवाल को लेकर जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में अधिकारियों को साफ संदेश दिया है। सरकार हजारों करोड़ रुपए की लागत से सड़क, रेलवे, बिजली और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं तैयार कर रही है, लेकिन अगर परियोजनाएं पूरी होने के बाद उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तो इसका असर सिर्फ एक निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रहता। सरकारी खर्च, निगरानी और जवाबदेही तीनों सवालों के घेरे में आते हैं। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों पर गंभीर चिंता जताई है और अधिकारियों से पूछा कि क्या अब 4th पार्टी ऑडिट की जरूरत है।
अभी तक परियोजनाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के सवाल का संकेत साफ है। अगर मौजूदा निगरानी व्यवस्था कमियां पकड़ने में पर्याप्त साबित नहीं हो रही तो उसे मजबूत करने की जरूरत क्यों ना हो। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजना को समय पर पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है। निर्माण की गुणवत्ता से समझौता स्वीकार कतई नहीं किया जाएगा। यानी प्रगति बैठक में इस बार फोकस सिर्फ ये जानने पर नहीं था कि काम कितना आगे बढ़ा, बल्कि इस पर भी था कि काम किस गुणवत्ता के साथ पूरा हो रहा है। और यही इस पूरी खबर का सबसे अहम बिंदु है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री का फोर्थ पार्टी ऑडिट वाला सवाल आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि किसी भी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में पैसा खर्च होने के बाद सबसे अहम सवाल उसकी उपयोगिता और उसके टिकाऊपन पर होता है। मान लीजिए सड़क बन गई, लेकिन कुछ समय बाद उसकी गुणवत्ता खराब निकलती है, या बिजली का उत्पादन बढ़ गया लेकिन उसे पहुंचाने वाला नेटवर्क उसी गति से तैयार नहीं हुआ, या किसी बड़े कॉरिडोर का एक हिस्सा बन चुका है लेकिन पूरी कनेक्टिविटी अधूरी रह चुकी है। कागज पर परियोजना आगे बढ़ती दिखाई दे सकती है, लेकिन जमीन पर उसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब उसकी डिजाइन, निर्माण, निगरानी और अंतिम उपयोगिता चारों एक साथ काम करें। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने बड़ी परियोजनाओं को अलग अलग हिस्सों में देखने के बजाय पूरे सिस्टम के रूप में मॉनिटर करने पर जोर दिया है। यानी किसी एक विभाग का काम पूरा होने और अपने आप में सफलता उसे नहीं माना जाएगा। असली सफलता तब होगी जब पूरी परियोजना अपने तय उद्देश्य को पूरा कर सकेगी। यहीं से इस बैठक का प्रशासनिक असर समझना जरूरी हो जाता है। अब तक किसी परियोजना में खामी सामने आने के बाद जांच और सुधार की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर निगरानी को निर्माण के हर चरण से जोड़ा जाता है तो गलती सामने आने का इंतजार करने के बजाय उसे पहले ही रोकने की कोशिश होनी चाहिए। इसका सीधा असर 3 स्तरों पर पड़ सकता है। पहला, जवाबदेही। अगर परियोजना की गुणवत्ता लगातार मॉनिटर होगी तो जिम्मेदारी सिर्फ काम पूरा करने तक सीमित नहीं रहेगी। दूसरा, पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। खराब निर्माण के बाद दोबारा मरम्मत या पुनर्निर्माण पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। तीसरा, समय और संसाधनों का बेहतर तालमेल। एक परियोजना का एक हिस्सा तैयार है लेकिन दूसरा विभाग पीछे रह गया, ऐसी स्थिति पूरी योजना की उपयोगिता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री का जोर सिर्फ इंजीनियरिंग या निर्माण की गुणवत्ता पर नहीं, पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, क्या सिर्फ अतिरिक्त ऑडिट से सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता सुधर जाएगी? क्योंकि जांच की एक और परत जोड़ना तभी प्रभावी होगा जब उस जांच के निष्कर्ष पर कार्रवाई भी हो सकती हो। जरूरत सिर्फ ये पता लगाने की नहीं है कि काम में कमी कहाँ हुई, जरूरत ये तय करने की भी होगी कि कमी के लिए जिम्मेदार कौन है, सुधार कब होगा और भविष्य में वही गलती दोबारा ना हो, इसकी व्यवस्था क्या है। यानी असली चुनौती ऑडिट की संख्या बढ़ाने से ज़्यादा ऑडिट को जवाबदेही से जोड़ने की होगी। अगर निगरानी मजबूत हुई, जिम्मेदारी तय हुई और कमियों पर समय रहते कार्रवाई हुई, तभी बड़े सरकारी निवेश का वास्तविक फायदा जनता तक पहुंच सकता है। इसी प्रगति बैठक में साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों पर भी चर्चा हुई है। यहां भी प्रधानमंत्री का फोकस सिर्फ अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशिक्षण, जागरूकता और शिक्षा के जरिए लोगों को पहले से सतर्क करने पर जोर दिया गया। यानी दोनों मुद्दों से एक समान प्रशासनिक सोच दिखाई देती है। समस्या सामने आने का इंतजार मत कीजिए, सिस्टम को पहले से मजबूत कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में गुणवत्ता की निगरानी पहले मजबूत हो और साइबर अपराध में लोगों की जागरूकता पहले से बड़ी हो। तो प्रगति बैठक का बड़ा संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार तेजी से परियोजनाएं पूरी करना चाहती है। संदेश इससे आगे का है। सरकारी परियोजना की असली सफलता सिर्फ उद्घाटन से तय नहीं होगी, बल्कि इस बात से होगी कि वो कितनी मजबूत है और कितनी टिकाऊ है, जिस पर और जिस उद्देश्य के लिए वो बनाई गई है उसे कितनी प्रभावी तरीके से पूरा करते हैं। और अगर फोर्थ पार्टी ऑडिट की जरूरत पड़ने का सवाल सामने आता है तो यह मौजूदा निगरानी व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा आत्ममंथन है,
क्योंकि जनता के पैसे से बनने वाली परियोजना में सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि काम पूरा हुआ या नहीं, बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि काम सही हुआ या नहीं और उसका फायदा कितने लंबे समय तक जनता को मिलेगा। यही इस प्रगति बैठक का सबसे बड़ा संदेश है। रफ्तार जरूरी है, लेकिन रफ्तार से बड़ी है गुणवत्ता और गुणवत्ता से जुड़ी है जवाबदेही। अब बात उस मुद्दे की जिसका सीधा रिश्ता गांव, किसान और 2027 की चुनावी जमीन से है। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े? उत्तर प्रदेश में खेती को सिर्फ परंपरागत खेती तक सीमित रखने के बजाय अब उसे तकनीक, बेहतर उत्पादन, वैल्यू एडिशन और बाजार से जोड़ने पर जोर है। इसी दिशा में लखनऊ में कृषि क्षेत्र से जुड़े एमओयू हुए हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एमओयू का नहीं है। कितने किसानों तक इसका फायदा पहुंचेगा? खेती की लागत कितनी घटेगी? उत्पादन कितना बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, किसान की जेब में वास्तव में कितना पैसा पहुंचेगा? यही इस पूरी पहल की असली कहानी है। दरअसल ये पहल यूपी एग्रीज यानी कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के बड़े ढांचे को हिस्सा बताया जाता है। ये करीब 4000 करोड़ रुपए की 6 साल की वर्ल्ड बैंक फंडेड परियोजना है, जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 28 जिलों में लागू किया जा रहा है। इनमें पूर्वी यूपी के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिले शामिल हैं। परियोजना के तहत 123 कम उत्पादक ब्लॉकों और 3690 लक्षित गांव में काम होना है। करीब 6.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इसके दायरे में रखा गया है। परियोजना के स्वीकृत दस्तावेज के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन साइट्स में लगभग 8,32,500 किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी दायरा सिर्फ खेती की तकनीक बदलने तक सीमित नहीं है। फोकस है बेहतर बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, वैल्यू एडिशन, डिजिटल सेवाएं और किसान को बाजार और वित्त तक बेहतर पहुंच। परियोजना का लक्ष्य प्रमुख फसलों की उत्पादकता में कम से कम 30% तक सुधार लाना भी है। यानी सरकार का मॉडल साफ है, खेत में उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत बढ़ाइए, उपज में वैल्यू एडिशन कीजिए और किसान को बेहतर बाजार से जोड़ दीजिए। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 10 लाख किसान, 35,000 मत्स्य उत्पादक किसान और 3 लाख महिला लाभार्थियों तक इस लाभ को पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। करीब 2026 में 1,75,000 हेक्टेयर क्षेत्र की प्रकोप योजना के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे इस योजना ने आच्छादित किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगामी जो रबी फसल वर्तमान में चल रही है 26-27 में, इसमें भी 1,75,000 हेक्टेयर में गेहूं, मटर, चना, मसूर और सरसों जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य आगामी समय में है। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के किसान को केवल प्रोड्यूसर नहीं बल्कि आधुनिक कृषि अर्थव्यवस्था को प्रॉस्पेरिटी पार्टनर भी उसको अपनी इकोनॉमी का बनाना है। आपने सुना मुख्यमंत्री को। अब सवाल है कि इसका किसान को वास्तविक फायदा कैसे मिलेगा। मान लीजिए किसान धान, गेहूं, फल या सब्जी पैदा करता है। सिर्फ उत्पादन बढ़ा देने से उसकी आमदनी जरूरी नहीं है कि उतनी ही तेजी से बढ़ जाए। अगर बीज महंगा है, सिंचाई पर लागत ज़्यादा है, फसल की गुणवत्ता कमज़ोर है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है और बाजार में सही कीमत नहीं मिल रही, तो ज़्यादा उत्पादन के बावजूद किसान की कमाई सीमित रह सकती है। इसीलिए यूपी एग्रीज में उत्पादन से लेकर बाजार तक पूरी वैल्यू चेन मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। क्वालिटी बीज से उत्पादन बढ़ेगा, तकनीक से लागत और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो, कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग हो, कमोडिटी डस्टर्स तैयार हों,
और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बाजार और वित्त तक पहुंच आसान हो, यानी किसान सिर्फ फसल पैदा करने वाला नहीं रहेगा बल्कि कृषि की पूरी वैल्यू चेन का हिस्सा बनेगा। यही इस मॉडल की बड़ी सोच है। अब सबसे अहम सवाल, इससे कितने किसानों का फायदा होगा? इसका जवाब आंकड़ों में मौजूद है। यूपी एग्रीज के इम्प्लीमेंटेशन प्लान में करीब 8,32,500 किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना का सीधा कार्यक्षेत्र 28 जिलों, 123 ब्लॉक और 3,690 गांव तक है। लेकिन यहां एक बात समझना बेहद जरूरी हो जाती है। लक्षित लाभार्थी का मतलब ये नहीं है कि हर किसान को एक जैसी आर्थिक मदद सीधे खाते में मिलेगी। लाभ परियोजना की अलग अलग गतिविधियों की तकनीक, उत्पादकता, बाजार, कृषि संस्करण और वित्तीय पहुंच और कृषि मूल्य श्रृंखला के जरिए पहुंचना है। इसलिए इस योजना की असली सफलता सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाएगी कि कितने किसान इसके दायरे में आए, बल्कि इससे होगी कि किसान की लागत कितनी घटी और उसकी वास्तविकता आय कितनी बड़ी है। और यही इस पूरी योजना की सबसे बड़ी चुनौती भी है। कागज पर मॉडल बेहद मजबूत दिखाई देता है, लेकिन किसान के खेत तक तकनीक पहुंचेगी या नहीं, छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक बीज और उपकरण कितनी आसानी से मिलेंगे, उत्पादन बढ़ने के बाद किसान को बाजार में बेहतर कीमत मिलेगी या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग का फायदा किसान तक पहुंचेगा या फिर उसका बड़ा हिस्सा बिचौलियों और कारोबारियों के पास चला जाएगा। यही वो सवाल है जिनके जवाब जमीन पर इस परियोजना की सफलता को तय करेंगे। अब इसके राजनीतिक मायने भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में किसान सिर्फ कृषि का मुद्दा नहीं है, वो गांव की अर्थव्यवस्था और चुनावी राजनीति दोनों का बड़ा आधार है। 2027 से पहले अगर सरकार किसान के सामने सिर्फ राहत या सब्सिडी का मॉडल नहीं बल्कि खेती से ज़्यादा कमाई का मॉडल रखती है, तो इसका राजनीतिक संदेश भी बड़ा है, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि यूपी एग्रीज का फोकस उन्हीं इलाकों पर ज़्यादा है जहां कम उत्पादकता, कम आय और जलवायु संबंधी चुनौतियां ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आधिकारिक प्रोजेक्ट डेटा के मुताबिक परियोजना क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत से काफ़ी कम है। यानी सरकार का दावा अगर जमीन पर परिणाम में बदलता है तो संदेश सीधा होगा। किसान की समस्या का जवाब सिर्फ समर्थन नहीं, खेती को ज़्यादा कमाऊ बनाना भी है। और 2027 की सियासत में यही सवाल अहम हो सकता है कि किसान से किया गया वादा आंकड़ों में दिखा या खेत और बाजार तक भी पहुंचा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। सरकार खेती को तकनीक, उत्पादन, वैल्यू एडिशन, बाजार के मॉडल से जोड़ना चाहती है। दायरा बड़ा है, करीब 8.32 लाख किसानों तक पहुंच का निर्धारित लक्ष्य है, लेकिन असली परीक्षा इम्प्लीमेंटेशन की है, क्योंकि किसान के लिए आखिर में मायने यही रखता है कि लागत कम हुई या नहीं, उपज बढ़ी या नहीं, फसल की कीमत बेहतर मिली या नहीं, और सबसे बढ़कर महीने के आखिर में उसकी आमदनी नहीं बढ़ी तो क्या फायदा। अगर इन सवालों का जवाब हाँ में मिलता है, तभी ये पहल कागज से एमओयू से बाहर निकलकर किसान की बदलती जिंदगी की कहानी बनेगी। अब बात उत्तर प्रदेश सरकार के उन 2 फैसलों की जिनका फोकस समाज के 2 अलग अलग आयु वर्गों पर है, वरिष्ठ महिलाएं और युवा। पहले बात महिलाओं की। योगी कैबिनेट ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि यूपीएसआरटीसी की सामान्य बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार के मुताबिक इस योजना से 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है। उम्र की पुष्टि के लिए आधार या मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात यह है कि कैबिनेट की मंजूरी के अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया और महिलाओं को बसों से रवाना किया। यानी फैसला लेने के साथ ही इसे जमीन पर उतारने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई।
अब इस बात को लेकर युवाओं की करते हैं। योगी कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए इसके तहत 2374.60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना के दायरे में स्नातक और परास्नातक विद्यार्थियों के अलावा डिप्लोमा, कौशल विकास और दूसरे शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े पात्र युवा शामिल हैं। यानी एक फैसला वरिष्ठ महिलाओं की यात्रा को आसान बनाने से जुड़ा है और दूसरा युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने से है। 8 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। इसलिए इन दोनों स्कीम को एक साथ यहां पे लागू करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों, माताओं, आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं तो मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनी। अब सवाल है कि वरिष्ठ महिलाओं के लिए इस फैसले का वास्तविक मतलब क्या है। 60 साल की उम्र के बाद किसी महिला को इलाज के लिए दूसरे शहर जाना हो, रिश्तेदारों से मिलने जाना हो, किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना हो या कोई ज़रूरी काम हो, तो सार्वजनिक परिवहन का खर्च उसके लिए अतिरिक्त बोझ बन सकता है। ऐसे में बस यात्रा मुफ्त होने से सीधे तौर पर यात्रा का खर्च कम होगा, लेकिन इसका असर सिर्फ आर्थिक राहत तक सीमित नहीं होगा। जब सफ़र की लागत कम होती है तो ज़रूरी यात्राओं के लिए आर्थिक बाधा भी कम होती है। इसका मतलब है कि वरिष्ठ महिलाएं सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर पहले की तुलना में ज़्यादा आसानी से कर सकती हैं। यानी इस फैसले का एक पहलू आर्थिक राहत है तो दूसरा बेहतर मोबिलिटी और सामाजिक भागीदारी से भी जुड़ा है। और सरकार ने इस सुविधा को पूरे उत्तर प्रदेश में यूपीएसआरटीसी की सामान्य बसों से जोड़ दिया है। अब तस्वीर का दूसरा हिस्सा। आज की युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा और रोजगार की दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। क्लासरूम के साथ ऑनलाइन कोर्स है, प्रतियोगी परीक्षाओं की डिजिटल सामग्री है, स्किल ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म हैं, नौकरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध है। ऐसे में किसी युवा के पास अपना डिजिटल डिवाइस होना सिर्फ सुविधा नहीं होता, सीखने और अवसर तलाशने का माध्यम भी बन सकता है। इसी सोच के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला किया गया है। इस योजना का दायरा सिर्फ पारंपरिक कॉलेज विद्यार्थियों तक नहीं रखा गया है, बल्कि उच्च शिक्षा के साथ डिप्लोमा, कौशल विकास और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े युवाओं को भी इससे शामिल यानी कि जोड़ा गया है। इसका घोषित उद्देश्य युवाओं को तकनीक से जोड़ना और उन्हें शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े डिजिटल अवसरों तक पहुंच देना है। यानी सरकार की कोशिश उपकरण देने से आगे जाकर डिजिटल एक्सेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने की है। अब इन दोनों फैसलों को एक साथ रखकर देखिए। वरिष्ठ महिलाओं की ज़रूरत और युवाओं की ज़रूरत बिल्कुल अलग है। महिलाओं के मामले में सरकार ने मोबिलिटी और आर्थिक राहत से जुड़ी समस्याओं को टारगेट किया है। युवाओं के मामले में फोकस डिजिटल एक्सेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ पर है। यानी एक योजना का लाभ अपेक्षाकृत तुरंत महसूस किया जा सकता है। जब महिला बस में सफ़र करेंगी, वही टैबलेट योजना का वास्तविक असर समय के साथ दिखाई देगा। जब युवा इसका इस्तेमाल पढ़ाई, प्रशिक्षण, परीक्षा की तैयारी और रोजगार से जुड़े काम में करेगा। यही इन दोनों योजनाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर है।
एक वर्तमान जीवन को आसान बनाने की कोशिश है, दूसरा भविष्य की क्षमता बढ़ाने की कोशिश है। भारत भाग्य विधाता में फिलहाल एक वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता। मैं हूं विवेक पाठक। अब बात कांग्रेस के भीतर उठे उस सवाल की जो सीधे पार्टी की डिजिटल सक्रियता और संगठनात्मक रणनीति से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के पुणे में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल होती है। दावा किया गया है कि कांग्रेस के 249 बड़े नेताओं के सोशल मीडिया खातों की पड़ताल की गई है। इनमें 83 नेताओं ने एक्स और इंस्टाग्राम पर इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई पोस्ट शेयर नहीं की। यहाँ एक बात साफ कर देना ज़रूरी है, ये कांग्रेस की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमारी पड़ताल में सूची में शामिल कुछ बड़े नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम से जुड़ी पोस्ट नहीं मिली है। इनमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, केरल के नेता VD सतीशन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी, कांग्रेस नेता KC वेणुगोपालन और अजय माकन जैसे नाम शामिल है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस के भीतर इसकी चर्चा शुरू हुई और इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और KC वेणुगोपाल की ओर से छात्रों की गूंज को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आ गई। लेकिन असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किस नेता ने पोस्ट किया और किसने नहीं किया, क्योंकि 19 अगस्त की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने खुद पार्टी नेताओं से सार्वजनिक मुद्दों पर ज्यादा सक्रिय रहने और सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस के संदेश को मजबूत करने पर जोर दिया था। यानी नेतृत्व की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ था, पार्टी का राजनीतिक एजेंडा सिर्फ राहुल गांधी या कुछ चुनिंदा नेताओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। और यहीं से कांग्रेस की डिजिटल रणनीति पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब इस खबर को सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट की संख्या के तौर पर देखना, कांग्रेस की समस्या को छोटा करके देखना होगा। असल समस्या है नेतृत्व और संगठन के बीच डिजिटल कोऑर्डिनेशन का अभाव जो हो रहा है। राहुल गांधी कोई मुद्दा उठाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, पार्टी उसे राजनीतिक अभियान बनाना चाहती है, लेकिन अगर उसी वक्त कांग्रेस के बड़े चेहरे उस संदेश को अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से आगे नहीं बढ़ाते तो सवाल सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविटी का नहीं रहता। सवाल बन जाता है कि क्या कांग्रेस के पास अपने राजनीतिक संदेश को संगठन के हर स्तर तक पहुंचाने की प्रभावी डिजिटल मशीनरी है। यही कांग्रेस की बड़ी कमजोरी सामने दिखाई देती है। आज राजनीतिक संवाद बदल चुका है। पहले पार्टी का संदेश रैली से निकलता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलता था, अखबार और टीवी के जरिए जनता तक पहुंचता था, लेकिन अब एक राजनीतिक मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी का पूरा संगठन उसी समय सक्रिय हो। एक नेता बोले, दूसरा उस पर प्रतिक्रिया दे, तीसरा वीडियो बनाए, चौथा उसी मुद्दे को युवाओं तक पहुंचाए और पार्टी का आधिकारिक डिजिटल नेटवर्क उसे अप्लाई करे। यानी एक नेता का कार्यक्रम नहीं, एक कोऑर्डिनेटेड डिजिटल कैंपेन। छात्रों की गूंज के मामले में जो सवाल सामने आया है वो इसी कोऑर्डिनेशन पर है। कांग्रेस का नेतृत्व सोशल मीडिया की ताकत को समझ रहा है। राहुल गांधी नेताओं को सक्रिय होने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संदेश संगठन के डिजिटल व्यवहार में दिखाई भी दे रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो यही कांग्रेस की डिजिटल रणनीति की सबसे बड़ी विफलता है। अब जरा तस्वीर के दूसरे हिस्से को समझते हैं। यहां मुकाबला सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं है, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक डिजिटल मॉडल का दिखाई देता है। राहुल गांधी की तरफ से लगातार एक कोशिश दिखाई देती है कि कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मुद्दों पर ज्यादा सक्रिय हों और पार्टी के राजनीतिक संदेश को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाएं।
लेकिन अगर पार्टी के बड़े चेहरे ही हर महत्वपूर्ण अभियान के एक साथ डिजिटल रूप में साथ नहीं दिखाई देते तो नेतृत्व की रणनीति और संगठन के एग्जीक्यूशन के बीच गैप पैदा होता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की रणनीति में सोशल मीडिया को ज़्यादा और व्यवस्थित और मेजरेबल तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दिखाई देता है। एनडीए के नए लोकसभा सांसदों के साथ हुई बैठक में सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा और सांसदों को उनकी डिजिटल गतिविधियों से जुड़ा रिपोर्ट कार्ड दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसमें पिछले 90 दिनों की एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम एक्टिविटी पोस्ट की संख्या, रीच, एंगेजमेंट और रिस्पांस जैसे पहलुओं का आकलन किए जाने की बात सामने आई है। यानी यहाँ सोशल मीडिया सिर्फ पोस्ट करने की चीज़ नहीं है, परफॉर्मेंस का एक मेजरेबल टूल बन रहा है और यही वजह है जहां कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के पास बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी की अपनी मजबूत डिजिटल रीच है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरी पार्टी की डिजिटल रीच को एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल फोर्स में बदला जा रहा है या नहीं। अगर जवाब कमज़ोर है तो समस्या नेताओं की संख्या की नहीं, सिस्टम की है। और आने वाले चुनावों में इसका असर और बड़ा हो सकता है, क्योंकि नई पीढ़ी राजनीति को सिर्फ टीवी डिबेट या चुनावी रैली में नहीं देखती। खासकर जेन जी के लिए सोशल मीडिया राजनीतिक जानकारी, नेताओं की छवि और मुद्दों की बहस का बड़ा माध्यम है। ऐसे में अगर कोई पार्टी कोई बड़ा मुद्दा उठाती है लेकिन उसके नेता अलग अलग दिशाओं में दिखाई देते हैं तो संदेश की ताकत कम हो जाती है। कांग्रेस के सामने यही चुनौती है। राहुल गांधी का संदेश कितना बड़ा है ये सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा, बल्कि इस बात से भी तय होगा कि कांग्रेस के कितने नेता उसी संदेश को कितनी तेजी और कितनी ताकत से जनता तक पहुंचाते हैं। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी डिजिटल कमजोरी सामने दिखाई देती है। पार्टी के पास मुद्दे हैं, नेता हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन सवाल है कि क्या इन सबको एक साथ जोड़ने वाली मजबूत डिजिटल रणनीति आपके पास है। क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि कौन क्या बोल रहा है, मायने ये भी रखता है कि कौन कितनी तेजी से बोल रहा है, कितने नेता एक साथ बोल रहे हैं और उनका संदेश कितनी दूर तक पहुंच रहा है। छात्रों की गूंज के बाद सामने आया ये विवाद कांग्रेस के लिए इसी बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। राहुल गांधी की डिजिटल अपील अगर कांग्रेस के संगठनात्मक डिजिटल नेटवर्क में नहीं बदलती तो नेतृत्व की सक्रियता अकेले पार्टी की डिजिटल कमजोरी को दूर नहीं कर सकती। यानी कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ संदेश तय करने की नहीं है, चुनौती उस संदेश को पूरी पार्टी की डिजिटल ताकत बनाने की है। और फिलहाल छात्रों की गूंज के बाद उठे ये सवाल यही बताते हैं कि इस मोर्चे पर कांग्रेस को अभी लंबा रास्ता तय करना है। अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच बढ़ती तल्खी ने नया राजनीतिक रंग ले लिया है। विवाद की शुरुआत अखिलेश यादव के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ लोगों को चवन्नी से रुपया बनाया, लेकिन वो साथ छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। इसे जयंत चौधरी से जोड़कर देखा गया। इसके बाद जयंत चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर राजनीतिक लड़ाई में सस्ते शब्द बोलने थे तो उनका नाम लेकर भी बोल सकते थे। साथ ही उन्होंने जाट समाज को टारगेट करने का भी आरोप लगा दिया। मामला यही नहीं रुका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों और लखनऊ में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ पोस्टर सामने आने की खबर है। पोस्टरों में अखिलेश के बयानों को लेकर निशाना साधा गया है। यानी विवाद पहले नेताओं के बयान और पलटवार तक सीमित था, अब वो पोस्टर वॉर तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि 2027 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में इस पूरे घटनाक्रम को अहम माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश और जयंत कभी चुनावी सहयोगी रहे हैं, लेकिन अब दोनों अलग अलग राजनीतिक खेमों में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की आरएलडी का अपना राजनीतिक आधार भी है। अब इस पूरे विवाद से जरा अलग हटके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी आकार को समझते हैं,
क्योंकि जिस इलाके को सियासी भाषा में अक्सर जाटलैंड कहा जाता है वो कोई आधिकारिक चुनावी क्षेत्र नहीं है। अलग अलग राजनीतिक और चुनावी विश्लेषणों में इसको सीमा अलग हो सकती है। एक व्यापक आकलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 विधानसभा सीटों को इस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, यानी कि 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा की करीब 1/3 सीटें। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी रुख किसी भी बड़े दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब 2022 का आंकड़ा देखिए, 136 सीटों वाले इस आकलन में बीजेपी ने 90 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर करीब 47.2% का रहा था। वहीं आरएलडी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसका वोट प्रतिशत 12 रहा था। यानी किसान आंदोलन और जाट नाराजगी की चर्चाओं के बावजूद बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी थी, जबकि आरएलडी ने भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में वापसी के संकेत दिए थे। इसलिए जाटलैंड का चुनावी गणित सिर्फ जाट वोट तक सीमित करके देखना सही नहीं होगा। यहाँ अलग अलग सीटों पर जाट, मुस्लिम, दलित, गुर्जर और यादव और अन्य सामाजिक समूह का समीकरण अलग तस्वीर बनाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 2027 के चुनाव में इस विवाद का राजनीतिक असर क्या हो सकता है? अखिलेश यादव के लिए चुनौती ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी स्वीकार्यता को सिर्फ पुराने गठबंधन समीकरणों के भरोसे नहीं छोड़ सकती, खासकर तब जब आरएलडी अब बीजेपी के साथ है और जयंत चौधरी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की जुगत में जुटे हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए थे और फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यह मौका है कि वह जयंत की आरएलडी के साथ अपने मौजूदा समीकरण को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मजबूत करे। लेकिन यहाँ सिर्फ एक गठबंधन काफी नहीं होगा। हर सीट का स्थानीय सामाजिक समीकरण और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता भी निर्णायक होती है। और जयंत चौधरी के लिए चुनौती सबसे अलग है। उन्हें अपने राजनीतिक प्रभाव को सिर्फ जाट राजनीति की पहचान तक सीमित रखने के बजाय व्यापक सामाजिक आधार में बदलाव करना होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों का चुनाव एक ही सामाजिक समीकरण से नहीं चलता। यानी हापुड़ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगे पोस्टर को 2027 के नतीजे का संकेत मान लेना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश जयंत की बढ़ती तल्खी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बहस को फिर से सामने ला दिया है। अब असली मुकाबला यही होगा कि क्या ये विवाद सिर्फ बयान और पोस्टर तक रहेगा या 2027 आते आते पार्टियां इसे वोट के सवाल में बदल पाएंगी। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं है, सामाजिक समीकरणों को साधने की क्षमता भी है। और 2027 की लड़ाई में इस इलाके को नजरअंदाज करना किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा। तो चलिए अब बात हिजाब को लेकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। फैसले के बाद एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने अदालत के रुख पर सवाल उठा दिए हैं। ओवैसी ने इसे इस्लाम पर हमला बताते हुए कहा है कि किसी धार्मिक प्रथा के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसका फैसला अदालतें किस हद तक तय कर सकती हैं। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संविधान के अनुच्छेद 25 और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19 का भी हवाला दिया। साथ ही धार्मिक प्रथाओं से जुड़े लंबित संवैधानिक सवालों का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। मायावती ने कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए सेकुलर संविधान के तहत सभी को अपनी धार्मिक मान्यताओं का मानने का अधिकार है। उनका कहना है कि स्कूल यूनिफॉर्म, पर्दा, चादर और हिजाब जैसे संवेदनशील मामलों को कोर्ट कचहरी में ले जाने के बजाय स्कूल प्रबंधन और शासन प्रशासन की आपसी सूझबूझ से सुलझाना चाहिए। मायावती ने महिलाओं की अस्मिता, सम्मान और आत्मसम्मान से जुड़े पहलुओं को संवेदनशीलता से देखने की बात कही है।
साथ ही ऐसे मुद्दों को ज़्यादा तूल देकर संकीर्ण राजनीति का मौका नहीं देने की अपील भी की है। यानी एक तरफ ओवैसी अदालत के फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता के सवाल से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती बातचीत के जरिए समाधान की पैरवी कर रही हैं। अब संक्षेप में पूरे मामले को समझिए। मामला प्रयागराज के अतरसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं की एक छात्रा से जुड़ा है। छात्रा का कहना था कि वो पहले की कक्षाओं में हिजाब पहनकर स्कूल आती रही है, लेकिन 11वीं में स्कूल ने निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई है। छात्रा ने हाई कोर्ट के हिजाब पहनने की अनुमति मांगने की एक अपील दाखिल की, जबकि स्कूल ने समान ड्रेस कोड और अनुशासन का हवाला दे दिया। 21 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री सामने नहीं रखी गई है। यानी इस मामले में अदालत ने धार्मिक दावे और स्कूल के तय ड्रेस कोड दोनों पहलुओं को देखते हुए छात्रा की मांग स्वीकार नहीं की। अब इस फैसले का बड़ा कानूनी मतलब समझिए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2022 के कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना गया था। कर्नाटक का यही मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां 2 जजों की अलग अलग राय सामने निकल के आई। एक जज ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जबकि दूसरे जज ने अपीलों को स्वीकार किया। इसके बाद मामलों को बड़ी पीठ के सामने रखने की प्रक्रिया शुरू हुई। यही वजह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। आसान भाषा में समझें तो अदालत के सामने सवाल था कि जिस धार्मिक आचरण के आधार पर संवैधानिक संरक्षण मांगा जा रहा है, क्या उसे ऐसी अनिवार्य धार्मिक प्रथा माना जा सकता है जिसके आधार पर किसी संस्थान के तय नियम में बदलाव की मांग की जाए। दूसरी तरफ स्कूल के ड्रेस कोड का सवाल है। अदालत ने स्कूल के नियम को समान और गैर भेदभावपूर्ण माना और संस्थान की अनुशासन व्यवस्था को भी महत्व दिया। यानी फैसले का असली सवाल ये नहीं है कि हिजाब पहनना सही है या गलत, बल्कि सवाल ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और किसी संस्थान के समान नियम के बीच टकराव होने पर संविधान और अदालत की कसौटी क्या होगी। अब आगे क्या होगा, इस पर भी नज़र रखनी होगी। छात्रा पक्ष इस फैसले को आगे चुनौती देता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण होगा। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो बहस सिर्फ इस छात्रा तक सीमित नहीं रह सकती। अनिवार्य धार्मिक प्रथा की कसौटी और धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा पर व्यापक संवैधानिक सवाल उठ सकते हैं। साथ ही स्कूलों के ड्रेस कोड और धार्मिक प्रतीकों को लेकर भी बहस तेज हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में सवाल सिर्फ हिजाब का नहीं होगा। पगड़ी, धार्मिक प्रतीक या दूसरे आस्था संबंधी पहनावे को लेकर भी समान नियम और धार्मिक अधिकार के बीच संतुलन की बहस सामने आ सकती है। राजनीतिक तौर पर भी इस मुद्दे को अलग अलग दल अपने नज़रिए से उठा सकते हैं, लेकिन अभी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानना जल्दबाजी हो सकती है। यानी आगे की लड़ाई सिर्फ हिजाब की नहीं होगी। असली सवाल होगा धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा कौन तय करेगा और संस्थानों के नियमों की हद कहां तक होगी। अगर ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ तक पहुंचता है तो इसका असर सिर्फ प्रयागराज के एक स्कूल पर नहीं, बल्कि देश भर में ऐसे मामलों की कानूनी दिशा पर भी पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते आंकड़ों के बीच स्वास्थ्य विभागों ने निगरानी और अस्पतालों की तैयारियों पर ध्यान बढ़ाया है। दिल्ली में 25 अगस्त तक 2308 H1N1 के मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी में इस साल करीब 3000 इन्फ्लुएंजा के मामले दर्ज हुए हैं और H1N1 उनमें प्रमुख स्ट्रेन बना हुआ है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में कुल मामले करीब 120 तक पहुंच गए हैं। गाजियाबाद में 7 और फरीदाबाद में 6 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजस्थान में भी मामले बढ़े हैं। राज्य में अगस्त के पहले 15 दिनों में 129 स्वाइन फ्लू केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 16 मामले थे।
इसी बीच राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा H1N1 पॉजिटिव पाए जाने के बाद जयपुर के SMS अस्पताल के में मेडिकल ICU में भर्ती हैं। लेकिन इन आंकड़ों के बीच एक राहत वाली जानकारी भी है। ICMR ने साफ किया है कि देश में H1N1 का कोई नया या असामान्य स्ट्रेन सामने नहीं आया है। मौजूदा वायरस वही है जो 2025 से भारत में सर्कुलेशन में है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा वायरस वैक्सीन में सुझाए गए स्ट्रेन से अच्छी तरह मेल खाता है, यानी मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन इसे किसी नए वायरस के फैलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा। अब जरूरी है कि H1N1 को समझा जाए। H1N1 को आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू कहा जाता है। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है और मुख्य रूप से सांस की बीमारी पैदा करता है। इसका नाम स्वाइन फ्लू इसलिए पड़ा क्योंकि इसके शुरुआती रूपों में पहचान सूअर में देखी गई थी। लेकिन आज H1N1 को केवल सूअर से जोड़ना सही नहीं होगा। मौजूदा H1N1 मुख्य रूप से इंसान में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के जरिए संक्रमण दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या दूषित हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसी वजह से बंद और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से सावधानी रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। अब बात उन संकेतों की जिन्हें सामान्य फ्लू समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। H1N1 में अचानक बुखार, खांसी, गले में खराश, सर दर्द, शरीर में दर्द, थकान और कमजोरी जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। कुछ मरीजों में उल्टी या दस्त जैसी शिकायत भी हो सकती है। ज़्यादातर मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों में कॉम्प्लिकेशंस का खतरा ज़्यादा हो सकता है। इसलिए सिर्फ बुखार देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लक्षण बिगड़ रहे हों तो उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर सांस लेने में परेशानी हो, सीने में दर्द हो, अत्यधिक कमजोरी या बेहोशी जैसी स्थिति बने, होठ या चेहरा नीला पड़ने लगे या पहले से मौजूद बीमारी की हालत बिगड़ने लगे तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। खासकर हाई रिस्क लोगों में ऐसे संकेतों को टालना बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक गलती बिल्कुल ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीवायरल या एंटीबायोटिक दवा शुरू ना करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने भी बिना चिकित्सकीय सलाह के ऐसी दवाएं लेने से बचने की सलाह दी है। अब बात बचाव की। सबसे आसान उपाय है हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से साफ करना। बीमार हों तो घर पर रहें और दूसरों के बेहद करीब जाने से बचें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढक लें। बिना साफ किए हाथों से आंख, नाक और मुंह को बार बार छूने से बचें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज़रूरत के मुताबिक सावधानी बरतें और संक्रमण से बचने के लिए अगर लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। पर्याप्त आराम और पानी पीना भी रिकवरी के दौरान ज़रूरी है। तो ये स्वाइन फ्लू की जो स्थितियां बनी हैं वो देश में राजधानी के अलावा हर जगह पर है, लेकिन ये समझना होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर इसका इलाज भी है और नया स्ट्रेन ना होना ही हमारे लिए अच्छी खुशखबरी है। इससे सावधानी ही हमारा बचाव हो सकता है। तो चलिए आज की खबरों में इतना ही। जाते जाते एक छोटी सी बात, ज़िंदगी में हर दिन हमारे मुताबिक नहीं होता, लेकिन हर दिन हमें कुछ नया ज़रूर सिखाता है। इसलिए बीते कल का बोझ मत रखिए, आने वाला कल की चिंता मत कीजिए, आज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत तब बनती है जब हम हालात नहीं अपने नज़रियों को बदलना सीखते हैं। अपनी सोच के साथ चाहता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।